अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी का जो टॉपिक 5 है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसका जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसमें नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरा का पूरा एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहले एमसीक्यू से, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि टेस्टोस्टेरोन नहीं करता। ए है स्टिमुलेशन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बी है प्रोमोट एनाबोलिज्म, सी है मैस्कुलाइजेशन ऑफ द फिटस एंड डी है फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्टिलाइजेशन। बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन के होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन में टेस्टोस्टेरोन का कोई रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ एग और स्पर्म जो है वो मौजूद होने चाहिए, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंक्शन है जो कि कॉर्टिसोल का फंक्शन नहीं है। ए इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, बी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, सी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड डी प्रोटीन ब्रेकडाउन इन मसल। तो इसका राइट आंसर है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन का काम कॉर्टिसोल का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेकोलामीन इंक्लूड्स। कैटेकोलामीन जो है ये इसमें कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ए डोपामीन प्लस एपिनेफ्रिन और प्लस नॉरएपिनेफ्रिन, बी डोपामीन प्लस सीरोटोनिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन, सी एड्रेनालिन प्लस एपिनेफ्रिन प्लस एसिटाइलकोलिन एंड डी सीरोटोनिन प्लस एसिटाइलकोलिन प्लस डोपामीन। तो इसका राइट आंसर है डोपामीन प्लस एपिनेफ्रिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन, या जिसको हम एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं। और जब डोपामीन और एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन की बात करते हैं तो ये तीनों जो हैं मिलकर कैटेकोलामीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ग्लूकोज डिपेंडेंट रिलीज ऑफ इंसुलिन इनटू द ब्लड इज मेडिएटेड थ्रू द राइज इन डैश कंसंट्रेशन इन सेल। ग्लूकोज डिपेंडेंट रिलीज जो होता है इंसुलिन का ब्लड में वो किसकी राइज होने की वजह से होता है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटाशियम, डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज और इंसुलिन ग्लूकोज जो है जब वो बढ़ता है तो ही या कम होता है तो ही इंसुलिन जो है वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। तो ये इसीलिए इंसुलिन का जो ब्लड में रिलीज है ये ग्लूकोज के बढ़ने या कम होने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंसुलिन इज एंटागोनाइज्ड बाय ए ग्लूकागोन, बी एपिनेफ्रिन, सी डोपामीन या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ग्लूकागोन और इंसुलिन एंटागोनिस्टिक होते हैं और एपिनेफ्रिन का काम भी एंटागोनाइज ही होता है। जो भी चीज ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगी वो इंसुलिन के ऑपोजिट होगी, क्योंकि इंसुलिन का काम ब्लड से ग्लूकोज लेकर उसको स्टोर करवाना होता है। लेकिन ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन दोनों का काम होता है इंसुलिन को ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाना, जो कि इंसुलिन ऑपोजिट काम करती है, इसीलिए ये एंटागोनाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन एनिमल बिहेवियर डैश इज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल प्रिटेंड डेथ इन ऑर्डर टू इवेड अनवेलकम अटेंशन। ए थैनाटोसिस, बी ऑपेरेंट लर्निंग, सी इंसाइट लर्निंग, डी लेटेंट लर्निंग। एक एनिमल बिहेवियर है जिसमें एनिमल अपने आप को ऐसे शो करता है जैसे कि उसकी डेथ हो गई है, ताकि वो अपने जो उसको शिकार करने आता है उससे बच सके। उसे क्या कहते हैं, इस बिहेवियर को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है थैनाटोसिस। यही वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो है वो खुद को डेथ जो है वो प्रिटेंड करता है कि उसकी डेथ हो गई है, ताकि शिकार जो है उसका ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Cells involved with protection, support and nourishment within the nervous system are called। वो सेल जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नरिशमेंट का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए न्यूरॉन्स, बी ग्लाइल सेल्स, सी इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स या डी नर्व्स। इसका राइट आंसर है ग्लाइल सेल्स, क्योंकि ग्लाइल सेल्स का काम होता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नरिशमेंट करना नर्वस सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है masculinization in female might be counted for by overactivity of A corpus luteum, B adrenal cortex, C thyroid या D her testes। जो masculinization होती है फीमेल्स के अंदर might be counted for by
किसकी एक्टिविटी की वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर है एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि जो मैस्कुलाइजेशन होती है फीमेल में वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी वजह से होती है। इसीलिए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उस हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है फीमेल की मैस्कुलाइजेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है वेगस नर्व इज ए 7th cranial nerve, बी 8th cranial, सी 10th cranial या डी 12th cranial? तो इसका राइट आंसर है 10th cranial nerve। आपको याद होना चाहिए कि वेगस नर्व जो है वो 10th cranial nerve है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन? इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? ए कोर्टिसोल, बी थायरोक्सिन, सी एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या डी एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन? तो इसका राइट आंसर है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि जब स्ट्रेस होती है तो इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये जो है ये कैल्शियम की जो अमाउंट होती है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है ब्लड के अंदर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कोर्टिसोल अलाउ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस थ्रू इट्स इफेक्ट। अब वो जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस तरह से स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है? ए इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म के थ्रू, बी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के थ्रू, सी नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी? इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये इंटरमीडियरी मेटाबोलाइज भी करता है चीज़ों को और कहीं ज़रूरत हो तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज भी प्रोवाइड करता है। इसलिए दो इसका जो है वो ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द आइल्स ऑफ लैंगरेंस मेक अप अबाउट डैश ऑफ टोटल सेल ऑफ पेंक्रियाज? ए 1 to 2%, बी 3 to 5%, सी 10 to 15%, डी 15 to 20%? इसका राइट आंसर है 1 to 2%। टोटल पेंक्रियाज का 1 to 2% जस्ट आइल्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं जो कि उसका पार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच हार्मोन अपोज मैनी फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन के फंक्शन को अपोज करने वाले कौन से हार्मोन्स हैं? ए ग्लूकागोन, बी कोर्टिसोल, सी एपिनेफ्रिन या डी ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इंसुलिन के ऑपोजिट ग्लूकागोन तो बहुत मशहूर है लेकिन कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन का भी यही काम होता है कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाता है। जैसे कि स्ट्रेस एक्टिविटी जनरेट होती है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत होती है जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करती है और एपिनेफ्रिन का भी यही काम होता है। लेकिन इंसुलिन का काम ऑपोजिट होता है कि वो एक्सेस जो ग्लूकोज होती है उसको स्टोर कर लेता है, इस वजह से वो ऑपोजिट रोल होता है उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, if the victim of an automobile accident suffer isolated damage to the cerebellum, which of the following would most likely occur? A loss of speech, B loss of hearing, C loss of muscle contraction, D loss of sensation in extremities? तो इसका राइट आंसर है लॉस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर किसी भी इंसान को एक्सीडेंट होता है, किसी ऑटोमोबाइल का या एक्सीडेंट होता है उसका कोई गाड़ी से या किसी भी चीज़ से, तो उसका सेरिबेलम का पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उससे उसकी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेरिबेलम का जो पार्ट है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होता है जो उसको कंट्रोल करता है। बाकी चीज़ें ज़्यादातर सेरिब्रम कंट्रोल करता है, इसीलिए सेरिबेलम के डैमेज होने से लॉस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट न्यूरॉन्स? इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि न्यूरॉन्स के हिसाब से गलत है? A they are the largest cell in the human body, B they do not undergo the process of mitosis, C conduct nerve impulse, D do not have mitochondria? तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है और यहाँ लिखा हुआ है कि डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वाला जो है ऑप्शन रॉन्ग है। Next है question number 16, the olfactory nerve is the first cranial nerve that is concerned with the sense of A taste, B touch, C smell, D chemical? जो olfactory nerve है वो फर्स्ट cranial nerve है और वो किस चीज़ के साथ concerned होती है? इसका राइट आंसर है स्मेल के साथ। olfactory nerve जो है वो स्मेल के साथ concerned होती है, इसका ताल्लुक होता है स्मेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है द वेगस नर्व जो कि 10th cranial nerve है, हमने पीछे पढ़ा है, that is concerned with the A movement, B secretion,
सी नन ऑफ दीज या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो वेगस नर्व है उसका ताल्लुक मूवमेंट और सिक्रीशन से दोनों से है। ये उन पार्ट्स के साथ लिंक्ड होती है जो कि मूवमेंट में यानी मसल्स और सिक्रीशंस में यानी कि जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस उसमें दोनों में मौजूद होते हैं, इसीलिए ये बोथ ए एंड बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है नर्व एंडिंग इन द ब्रोंकाइल मसल of fishes serve as A. chemoreceptors, B. mechanoreceptors, C. photoreceptors या D. nociceptors। तो इसका राइट आंसर है मैकेनोरिसेप्टर। जैसा कि आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं वो मैकेनिकली बहुत सेंसिटिव होती हैं किसी भी चीज़ के लिए वाटर की, क्योंकि वाटर की मूवमेंट से भी वो जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, इसीलिए उनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो मैकेनोरिसेप्टर्स को बहुत अच्छे से रिसीव करती हैं। उन मैकेनोरिसेप्टर्स उनके बहुत एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है मिजनर्स कर्पसल्स आर द रिसेप्टर्स फॉर ए टेस्ट, बी टच, सी यूरिक एसिड या डी इक्विलिब्रियम। इसका राइट आंसर है टच। मिजनर कार्पसल्स जो होते हैं वो टच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी सरफेस स्किन की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। किसी भी किस्म के टच को जो है वो फौरन रिसीव करते हैं उस मैसेज को। 20 है नेकेड एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन सर्व एज अ रिसेप्टर फॉर। जो नेकेड एंडिंग्स होती हैं न्यूरॉन्स की वो किस चीज के रिसेप्टर्स होते हैं? ए टच, बी टेस्ट, सी हॉट या डी कोल्ड। तो इसका राइट आंसर है टच, क्योंकि टच जो है वो किसी भी किस्म का हो तो उसको जो रिसीव करती हैं, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन जो है इसकी ए है टच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 encapsulated nerve endings of the encapsulated endings of neurons serve as a receptor for। encapsulated का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कुछ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो नेकेड नहीं होती, उनके ऊपर कवरिंग होती है, इसीलिए उसे encapsulated कहते हैं। और वो किसका रिसेप्टर्स होती हैं? ए प्रेशर, बी टच, सी पेन या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्रेशर, टच, पेन किसी किस्म की भी कोई चीज हो तो वो उसको रिसीव कर लेती हैं, इसीलिए इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स। निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स के किस पार्ट में? ए सेल बॉडी में, बी एक्सॉन में, सी डेंड्रॉन में या डी डेंड्राइट्स में। तो इसका राइट आंसर है सेल बॉडी। जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की उसके अंदर निसल ग्रेन्यूलेटेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। 23 है क्वेश्चन नंबर 23 फैक्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय द इम्पल्सेस ट्रेवलिंग ऑन द एक्सोन। जो फैक्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेटेड होते हैं बाय द इम्पल्स ट्रेवलिंग ऑन द एक्सोन ऑफ ए सेंसरी नर्व, बी मोटर न्यूरॉन, सी एसोसिएटेड न्यूरॉन या डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है मोटर न्यूरॉन, जो कि क्योंकि रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि रिसीव करके ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, वो तो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब आगे ब्रेन ने इफेक्टर्स के जो हैं इफेक्टर्स इफेक्ट करके वापस लेकर आने हैं, तो वो कौन से होंगे? वो होंगे मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन कॉन्स्टिट्यूट। सेल बॉडीज सेंसरी न्यूरॉन्स की जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? ए डोर्सल रूट गैंग्लियन, बी वेंट्रल रूट गैंग्लियन, सी एंटीरियर रूट गैंग्लियन या डी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। इसका राइट आंसर है डोर्सल रूट गैंग्लियन। जो सेल बॉडीज, क्योंकि सेल बॉडीज भी जो है वो न्यूरॉन सेंसरी के लिए अलग होती हैं, मोटर के लिए अलग होती हैं, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए होंगी वो डोर्सल रूट गैंग्लियन कहलाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन कॉन्स्टिट्यूट। उसके ऑप्शन है ए डोर्सल रूट गैंग्लियन, बी वेंट्रल रूट गैंग्लियन, सी एंटीरियर रूट गैंग्लियन, डी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। इसका आंसर है वेंट्रल रूट गैंग्लियन। तो इससे ही हमें पता चलता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो डोर्सल रूट गैंग्लियन सेल बॉडीज होती हैं, और जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उसमें वेंट्रल रूट गैंग्लियन जो है वो पार्ट शामिल होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 26 है मैनिंग्स कंसिस्ट ऑफ। मैनिंग्स जो होते हैं उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, बेसिकली ये पूछा हुआ है। ए 1 लेयर, बी 2 लेयर, सी 3 लेयर या डी 4 लेयर। तो इसका राइट आंसर है 3 लेयर्स, और आपको इसके नाम भी पता होने चाहिए। पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एक सेंट्रल लेयर होती है पिया और ड्यूरा के अरेक्नॉइड जिसको कहते हैं, वो लेयर होती है। तो तीनों लेयर्स के आपको नाम भी पता होने चाहिए और कितनी लेयर्स हैं ये भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है द कैविटीज इन द ब्रेन इज कॉल्ड ए ऑरिकल, बी वेंट्रिकल, सी साइनस वेनोसिस या डी ट्रंकस आर्टियोसिस। तो इसका राइट आंसर है वेंट्रिकल। जो ब्रेन के
अंदर कैविटी होती है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो स्पाइनल कोड के अंदर होता है, वो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो किससे मिलती जुलती है? ए ब्लड प्लाज्मा से, बी लिम्फ से, सी सीरम से, या डी ब्लड से। इसका राइट आंसर है ब्लड प्लाज्मा। जैसा कि जो वेन्स होती हैं उनके अंदर प्लाज्मा मूव करता है, इस तरह से स्पाइनल कोड के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव करता है, क्योंकि वो ब्रेन का वो पार्ट होता है जिसने पूरी बॉडी तक उस फ्लूइड को मूव करवाना होता है, जैसा कि ब्लड प्लाज्मा ने मूव करवाना होता है हर चीज को अपने अंदर, इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 29 है कॉर्पस कैलोसम कंसिस्ट ऑफ। कॉर्पस कैलोसम कंसिस्ट करता है ए हिपोकैम्पस, बी सेरिब्रम, सी सेल बॉडीज, या डी कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका राइट आंसर है सेरिब्रम। बेसिकली कॉर्पस कैलोसम जो है ये हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट जो है ये कंसिस्ट करता है सेरिब्रम के ऊपर, क्योंकि ये सेरिब्रम का ही पार्ट है जो कि लेफ्ट और राइट जो है हेमिस्फीयर उनको जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म बाय हैविंग अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ए जीनोम, बी एमआरएनए, सी एंजाइम्स, या डी राइबोसोम्स। इसका राइट आंसर है जीनोम, क्योंकि जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं उन वो डायरेक्टली जीनोम के वजह से जो है वो काम करते हैं। जीनोम जैसा उसको मैसेज देगा वैसा ही एमआरएनए बनेगा, वैसे ही एंजाइम्स बनेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा। इसीलिए जो बेस्ट एक्टिविटी है वो जीनोम के चेंज होने से चेंज हो जाती है, इसीलिए इसका जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो जीनोम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 विच इज नॉट अ गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि गोनेडोट्रोपिन नहीं है? ए एफएसएच, बी एलएच, सी प्रोलैक्टिन, डी एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन वो होते हैं जो कि ज़्यादातर ग्रोथ हार्मोन या उससे रिलेटेड होते हैं, और एफएसएच एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन ये भी गोनेडोट्रोपिन है, लेकिन एस्ट्रोजन जो है वो गोनेडोट्रोपिन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाय टेस्टिस इज स्टिमुलेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन होती है टेस्टिस से उसको कौन स्टिमुलेट करता है? ए एफएसएच, बी एलएच, सी आईसीएसएच, या डी एलटीएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है मेल में टेस्टिस के से, और इससे जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है जो कि आगे फर्दर स्पर्म्स की प्रोडक्शन का जो है वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच इज नॉट अ स्टिमुलस फॉर ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन। कौन सा ऐसी चीज है जो कि ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन के लिए स्टिमुलस नहीं है? ए है डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, बी है पैचुरेशन, सी सक्लिंग, या डी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि बाकी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टिमुलस का काम करती हैं, लेकिन ब्लड में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम होता है उसका कोई ताल्लुक ऑक्सीटोसिन के साथ नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 द एक्टिविटी ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरेंस इन इन्फ्लुएंस्ड बाय ए एसटीएच, बी एसीटीएच, सी लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, या डी ऑल ऑफ देम। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो एक्टिविटी होती है आइल्स ऑफ लैंगरेंस की जो कि पेंक्रियाज के अल्फा और बीटा में इंसुलिन और ग्लूकागोन वाली एक्टिविटी की बात हो रही है, तो उसके अंदर ये एसटीएच, एसीटीएच या ब्लड ग्लूकोज सब जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसकी जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 द प्रोपोर्शन ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल इन आइल्स ऑफ लैंगरेंस इज। कि कितनी प्रोपोर्शन होती है अल्फा बीटा सेल्स की? ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें उसकी बाकायदा परसेंटेज बताई गई थी, तो हम इसको थोड़ा सा इसके साथ लिंक करेंगे। इसके ऑप्शंस हैं ए ग्रेटर, बी स्मॉलर, सी लेसर, और डी नॉट कांस्टेंट। तो इसका राइट आंसर है लेसर, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि 1 to 2% जस्ट अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, 1 to 2% बहुत कम होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है लेसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कॉर्टिसोल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ। कॉर्टिसोल ने ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना होता है, लेकिन किसके मेटाबॉलिज्म से? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड्स, या डी ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन्स,
क्योंकि अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है और उसके रिजल्ट में जो है ये ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 37 है एस्ट्रोजेंस आर सिक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसके ऑप्शंस हैं ए राइपनिंग फॉलिकल्स, बी राइपन फॉलिकल्स, सी रप्चर्ड फॉलिकल्स या डी ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइपनिंग फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स तैयार हो रहे होते हैं तो उनकी वजह से एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीट होता है जिसने फर्दर आगे काम जो है वो करना होता है। तो इस क्योंकि जब फॉलिकल्स राइप कर रहे होते हैं तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है और इस तरह से फंक्शनिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेज आर डायरेक्टेड बाय। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कौन डायरेक्ट करता है? ए थैलेमस, बी हिपोकैम्पस, सी एमिग्डाला या डी हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो पार्ट होता है ब्रेन का जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस, टेंशन, एक्टिविटी, कुछ हंगर और इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्ट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर 39 विच इज डिफरेंट लर्निंग बिहेवियर। इनमें से कौन सा ऐसा लर्निंग बिहेवियर है जो बाकियों से डिफरेंट है? ए ओपेरेंट कंडीशनिंग, ओपेरेंट कंडीशनिंग, और बी है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, सी है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, डी है इनसाइट लर्निंग। अब इसका जो राइट आंसर है वो है इनसाइट लर्निंग। अच्छा, पहले तीन जो है वो लर्निंग होती है, उसमें कुछ करके सीखने से, देखने से या इस तरह से कि एक्टिविटी एक हुई थी और उसको रिपीट किया जाए ट्रायल एंड एरर में या पेरेंट में, इस तरह से। लेकिन इनसाइट लर्निंग बिल्कुल भी डिफरेंट लर्निंग होती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये काम जो है ये डिफरेंट होता है बाकियों की निस्बत। तो इसका राइट आंसर है डी इनसाइट लर्निंग। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 द लर्निंग बिहेवियर डेवलप बाय इन्वॉल्विंग द पेयर ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस with the primary natural stimulus that elicit an autonomic response is called। इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि लर्निंग बिहेवियर जो कि एक इररेलेवेंट स्टिमुलस के थ्रू होता है और एक नेचुरल स्टिमुलस को शो करता है, यानी कि एक चीज है वो इररेलेवेंट है लेकिन वो देखने वाले को या सुनने वाले को ये लगेगा कि वो एक नेचुरल स्टिमुलस है। तो वो कौन सा रिस्पॉन्स जो है, कौन सा ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा? ए इम्प्रिंटिंग, बी हैबिचुएशन, सी कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, डी कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। तो इसका राइट आंसर है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक जैसे कि मिसाल इसमें दी जाती है डॉग की, डॉग को घंटी बजा के जो है वो खाना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी आवाज़ उसको आती है जो कि उससे मिलती जुलती है कि घंटी की आवाज़ उसको आई है और वो उस पे ही उसको ये फील होना शुरू हो जाए कि ये मुझे अभी खाना देने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 में आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।